हेलो माय डियर फ्रेंड्स। यूनिट नंबर 3 तक हमने पढ़ाई कर ली है। आज हम यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे बीपीएस 143 में राज्य स्थानीय संबंध। बहुत इम्पोर्टेंट ये चैप्टर दोस्तों, क्योंकि यहाँ से 20 नंबर के सवाल आते हैं। ठीक है, जैसे इसमें 73वां संविधान संशोधन पढ़ाऊँगा, 74वां संविधान संशोधन पढ़ाऊँगा, तो वहाँ से ही 20 नंबर के सवाल आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं आपको हैंड रिटन नोट्स चैप्टर वाइज। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप परिचय देखो कि भारत में दो प्रकार की स्थानीय शासन प्रणाली है। पहला गांव के स्तर पर यानी कि ग्रामीण स्थानीय शासन प्रणाली, दूसरा है शहरी स्थानीय शासन प्रणाली। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू होने के बाद राज्य सरकारों के लिए पंचायती राज की नई प्रणाली को संवैधानिक रूप से अपनाया गया। यानी कि दोस्तों 1992 से पहले जो गांव थे, गांव के लोग थे, शासन में उनकी भागीदारी कम थी। संविधान में भी जो पंचायतें थी उनका जो शक्ति थी, अधिकार थे, वो नहीं बताए गए थे। लेकिन जब 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक बना दिया गया। यानी कि जो ग्राम पंचायतें हैं, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, उनको अधिकार और शक्तियाँ दी गई। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 एक और पारित हुआ दोस्तों। उसके द्वारा शहरी स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो गांव के लिए 73वां संविधान संशोधन और शहरों के लिए 74वां संविधान संशोधन, दोनों ही 1992 में ये अधिनियम आया था। 73वें संविधान संशोधन के बाद प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। गाँव के स्तर पर ग्राम पंचायतें बनाई गई और तहसील या खंड अथवा ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति बनाएगी और जिला स्तर पर जिला परिषद बनाएगी। 74वें संविधान संशोधन के बाद शहरी निकायों यानी कि अर्बन बॉडीज़ को भी 3 भागों में बांट दिया गया। नगर पंचायत, जो मतलब कुछ गांव शहरों में तब्दील हो रहे हैं उनको नगर पंचायत कह दिया गया। जैसे कि किसी इलाके की 12,000 से 40,000 की जनसंख्या के बीच में लोग रहते हैं तो वहाँ नगर पंचायत बोल दिया गया। नगर परिषद इससे बड़ी होती है और नगर निगम सबसे बड़ी होती है, जैसे कि दिल्ली, बेंगलुरु, चंडीगढ़, ये सब नगर निगम है। आगे चलते हैं। भारत में स्थानीय शासन की स्थापना का थोड़ा सा इतिहास जानना जरूरी है हमारे लिए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इस सभा का उद्देश्य भारत का आर्थिक पुनर्गठन करना था, अर्थात भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलना तथा वैज्ञानिक एवं विकास के मॉडल के आधार पर कृषि एवं उद्योग को बदलना था। इस सभा में गांधीवादी समर्थक भी थे। यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक में कुछ लोग गांधी जी के विचारों को मानते थे। इन्होंने ग्राम पंचायतों की महत्वता पर जोर दिया एवं भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को बहाल करने पर जोर दिया, जो पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित हो। यानी कि ऐसी भारतीय संस्कृति व्यवस्था बने जो कि पंचायती राज व्यवस्था को आगे बढ़ा सके। महात्मा गांधी भारत में आर्थिक विकेंद्रीकरण चाहते थे। वो चाहते थे कि गांव के स्तर पर भी लोगों को पैसा मिले, है ना, ग्राम पंचायतें मजबूत हो, ग्राम पंचायतें भी अपने स्तर पर जो सड़कें होती हैं, अस्पताल होते हैं, वो सब बना पाएँ। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने एक गांधीवादी मॉडल तैयार किया। इन्होंने कहा कि स्थानीय संस्थाओं को अधिकार व शक्तियाँ प्राप्त हो, जिससे ये संस्थाएं भी कानून एवं व्यवस्था, भू राजस्व यानी कि जमीनों पर जो कर लगाया जाता है, उद्योग, वनों आदि संबंधित नियम व नीतियाँ बना सके। श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने एक मॉडल तैयार किया था गांधीवादी, जिन्होंने इस तरह की बातें कही। संविधान के मसौदे यानी कि संविधान के जो ड्राफ्ट किया जिन्होंने, उनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो उन्होंने तो इसकी आलोचना कर दी पंचायती राज व्यवस्था की। तो उन्होंने कहा, अम्बेडकर जी ने, ग्राम पंचायतें भारत की बर्बादी का प्रतीक है। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे ग्राम पंचायतों को, स्थानीय स्वशासन को, कुछ लोग इसके ओपोजिशन में थे। फलतः विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित गांधीवादी मॉडल को संविधान सभा में व्यापक समर्थन नहीं मिला, लेकिन पंचायती राज के गांधीवादी सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्वों में जगह जरूर मिली। यानी कि कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे कि भाई गांव के स्तर पर भी लोगों को अधिकार होने चाहिए। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनमें ये बात शामिल कर दी गई, जैसे कि अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें शक्ति प्रदान करेगा। लेकिन अभी ये ग्राम पंचायतों का अधिकार और शक्तियाँ संविधान में नहीं लिखी गई थी। ध्यान रखना, 1992 का जो संविधान
संशोधन हुआ था उसमें संवैधानिक दर्जा मिला था। अभी अनुच्छेद 40 के अनुसार सिर्फ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही ग्राम पंचायतों को मजबूत करने की बातें कही जा रही थी। भारत में स्थानीय सरकारों के मील के पत्थर, इसका मतलब है दोस्तों कुछ ऐसे माइलस्टोन, कुछ ऐसे तगड़े स्टेप जिसके वजह से भारत में ये 2 संविधान संशोधन लागू हुए। इसकी शुरुआत हो जाती है सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से। ये शुरू 2 अक्टूबर 1952 को हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? स्थानीय विकास की गतिविधियों में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में सामंजस्य बढ़ाना, आर्थिक विकास को बढ़ाना, समुदायों की समग्र बेहतरी करना, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को सुधारना। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में संचार व्यवस्था सुधारना, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यक्रमों में वृद्धि करना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा में सुधार करना। ये सब सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था। 10 नंबर में पूछा जा सकता है। फिर राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं, दोस्तों मैं आपको बताता हूं, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था ये देश के पूरे हिस्से में नहीं लागू हो सका था क्योंकि सरकार के पास कम पैसे पड़ गए थे। तो धन की कमी के कारण सामुदायिक विकास कार्यक्रम संपूर्ण देश में लागू नहीं हो सका। इसीलिए सरकार ने 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं लागू की थी। इसका उद्देश्य क्या था राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं का? ग्रामीणों को वैज्ञानिकी तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना। इसके साथ ग्रामीणों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, ग्रामीण समाज को विकास नीतियों का लाभ दिलवाना। आगे चलते हैं दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति, यह पूछा जा चुका है और इस बार भी आ सकता है। इस समिति का गठन 16 जनवरी 1957 को किया गया। इसने सरकार को अपनी रिपोर्ट 24 नवंबर 1957 को सौंपी थी। बलवंत राय समिति के प्रमुख कार्य देख लो: सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं का मूल्यांकन करना। दूसरा, सरकार को स्थानीय स्वशासन से संबंधित सिफारिशें देना था। बलवंत राय मेहता समिति के 2 काम थे, ठीक है। इस समिति के कुछ प्रमुख सिफारिशें देख लेते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना चाहिए। गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतें हो, तहसील स्तर पर पंचायत समिति हो, जिला स्तर पर जिला परिषद हो और इन इकाइयों को पूर्ण स्वतंत्रता हो, यानी कि खुद से ही नियम कानून बना सके, लागू कर सके। सरकार सिर्फ इनको सलाह दे, निरीक्षक यानी कि इनको ऑब्जर्व करे, योजना बनाने का काम ही सरकार करे और सरकार इनके दैनिक कामकाजों में दखल अंदाजी ना करे। ग्राम पंचायतों के चुनाव सीधे प्रत्यक्ष तौर पे यानी कि जनता खुद मतदान बूथ पे जाके आए और वोट डाल के आए, इसे कहते हैं अपन डायरेक्ट चुनाव या प्रत्यक्ष चुनाव। पंचायत समिति व जिला परिषद में चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हो। सरकार को कुछ कार्य व अधिकार निचले स्तर पर भी देने चाहिए। सरकार शासन के निचले स्तर पर भी पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए, यानी कि जो केंद्र और राज्य सरकारें होती हैं वो ग्राम पंचायतों को, पंचायत समिति, जिला परिषद को कुछ पैसा दे ताकि ये डेवलपमेंट कर सके अपने इलाके में। इन इकाइयों में SC ST यानी कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, SC का मतलब शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति और ST का मतलब शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति व महिलाओं हेतु सीटें हैं वो आरक्षित की जाए, यानी कि आरक्षण का प्रावधान किया जाए। ये बलवंत राय मेहता समिति ने कहा। पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रित किया जाए। विकेंद्रित का मतलब होता है उच्च स्तर से निम्न स्तर के बीच में शक्तियों का स्थानांतरण, वो विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। आगे चलते हैं, दूसरी समिति अशोक मेहता समिति। इसका गठन दिसंबर 1977 में हुआ। सरकार को अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में रिपोर्ट सौंपी। इसके कुछ प्रमुख सिफारिशें देख लो, ये भी आ चुका है। पंचायती राज में द्विस्तरीय प्रणाली हो, जिला स्तर पे जिला परिषद हो और इसके नीचे मंडल पंचायत हो, यानी कि इसने त्रिस्तरीय की जगह 2 ही स्तर पे प्रणाली बताई कि एक तो जिला परिषद और एक इसके नीचे मंडल पंचायत। मंडल पंचायत में 50,000 से 20,000 की आबादी वाले गाँव को शामिल किया जाए। पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के पास टैक्स लगाने की शक्ति हो, जिसको अपन कराधान की शक्ति भी कहते हैं। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक मंत्री भी नियुक्त करना चाहिए जो कि इनके कामकाज को देखता रहे। साथ ही इन संस्थाओं का नियमित सामाजिक लेखा परीक्षा, यानी कि कुछ पैसा जो दिया है पंचायतों को, उन्होंने कहाँ पे खर्च कर दिया है, कितने लोगों को लाभ हुआ योजनाओं को, ये सब सामाजिक लेखा परीक्षा यानी सोशल ऑडिटिंग कहलाता है। इसके अलावा नए पंचायतों को विकास पंचायतों से अलग रखना चाहिए। ये भी अशोक मेहता समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशें थी। ठीक है, हो गया होगा याद। आगे चलते हैं, GV राव समिति। इस समिति का गठन योजना आयोग के द्वारा 1985 ईस्वी में किया गया। योजना आयोग का काम होता है दोस्तों देश के विकास के कामकाजों को देखना, लेकिन 2015 में आपको पता है योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। तो योजना आयोग के द्वारा 1985 में GV राव समिति का गठन किया गया और इस समिति की प्रमुख सिफारिशें याद रख लो बस। आर्थिक विकास पर व्यापक नज़र रखनी चाहिए,
सरकारों को गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाने के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों का पालन करना चाहिए। क्षेत्रीय प्रयासों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यानी कि गांव में कुछ काम हो रहा है तो सभी लोगों की उसमें भागीदारी हो। स्थानीय लोगों में क्षमता विकास बढ़ाने की ट्रेनिंग देना, लोगों को स्किल्स सिखाना ताकि काम धंधा कर सकें वो। जिला परिषद को अहमियत देना, ये GV राव समिति ने रिकमेंड किया था सरकार को। इसके अलावा इन संस्थाओं में नियमित चुनाव करवाने चाहिए। जिला विकास आयुक्त पद का गठन करना चाहिए और जिला विकास आयुक्त को जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाना चाहिए। तो एक तरह का ये नौकरी है जिला विकास आयुक्त पद, जो कि जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। किसके अनुसार? GV राव समिति के अनुसार। जिला स्तर पर और उससे नीचे की पंचायती राज संस्था को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना क्रियान्वयन यानी कि लागू करना और निगरानी के काम सौंपना चाहिए। मतलब जिला स्तर पे ही बात चल रही है। जिला परिषद को अहमियत इंपॉर्टेंट दे रहे हैं GV राव समिति, क्योंकि इनके अनुसार जिला का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। GV राव समिति। आगे चलते हैं। LM सिंघवी समिति 1986 में बनी थी। इस समिति का गठन राजीव गांधी के द्वारा सन 1986 में किया गया। LM सिंघवी समिति की प्रमुख रिकमेंडेशन, सिफारिशें देख लो, सलाह देख लो। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। इन संस्थाओं के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए संवैधानिक प्रावधान जोड़े जाने चाहिए। ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाया जाना चाहिए। ये कह रहे हैं LM सिंघवी समिति के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाया जाए। आगे चलते हैं। ग्राम सभाओं को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक माना जाए, क्योंकि ग्राम सभाओं को मजबूत करने की बात गांधी जी ने भी कही थी। गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। ग्राम पंचायतों के पास ज़्यादा वित्तीय संसाधन यानी कि ज़्यादा पैसा होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। आपका 20 नंबर का जो सवाल है यहीं से आता है। संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992, इसको पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। अधिनियम संसद में कब आया था? 1992 में, लेकिन लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। और इसका मकसद क्या था? पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना। इस संशोधन के जरिए स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं, क्योंकि 20 नंबर का सवाल है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन। लेकिन इन संस्थाओं को अभी भी संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाया था। इस वजह से इन संस्थाओं में निम्न कमियां थी, जैसे कि नियमित चुनाव नहीं होते थे इन संस्थाओं में। कमजोर वर्ग जैसे कि SC ST या महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम था, यानी कि जैसे ग्राम सभाएं उसमें भी SC ST के लोग कमी होते थे, महिलाएं कम होती थी। शक्तियों का अपर्याप्त विभाजन था। वित्तीय संसाधनों का अभाव था, पैसे नहीं थे इनके पास में। इन कमियों को दूर करने हेतु राजीव गांधी सरकार ने 1989 में 64वां विधेयक संशोधन अधिनियम संसद में पेश किया, लेकिन यह राज्यसभा में पारित नहीं हो सका था। तो कोशिश तो बहुत पहले से ही चल रही हैं। विश्वनाथ प्रताप की सरकार ने भी संविधान संशोधन पेश करने की कोशिश की, लेकिन लोकसभा उनके टाइम पे भंग हो गई थी और पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाया था। अंत में दोस्तों PV नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 73वां संविधान संशोधन 1992 पारित कर दिया गया और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। तो आपसे कोई पूछे कि स्थानीय स्वशासन लोकल गवर्नेंस भारत के किस अनुसूची में लिखा है, तो 7वीं अनुसूची में बताना। 73वें संविधान संशोधन के बाद संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया। भाग 9 को जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों के कार्य व शक्तियाँ दी गई और संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो ध्यान रखना है 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा 2 काम हुए। एक तो संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और संविधान में एक और अनुसूची बनाई गई जिसको अपन शेड्यूल कहते हैं, 11वीं अनुसूची बनाई गई। तो 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय हैं, जैसे पंचायतों की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पेयजल आदि। इस संविधान संशोधन के बाद संविधान में 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए, जैसे अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक। 73वें संविधान संशोधन की कुछ खास बात थी, जैसे कि इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया था। 3 लेवल पे संस्थाएं इकाइयां बनाई जाएंगी। तो देख लो आप, पंचायत की संरचना देखो, ग्राम पंचायत गांव के स्तर पे बनाई जाएगी और ब्लॉक या तहसील लेवल पे पंचायत समिति बनाई जाएगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाएगी। ये पंचायत की संस्था होती है। अब चुनाव पढ़ लेते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायतों के जो चुनाव होते हैं ना वो थोड़ा देख लेते हैं। निर्वाचन, तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है या सरपंच होता है, इसका निर्वाचन दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी कि जनता बूथ पे जाके आती है और वोट डाल के आती है। और ग्राम पंचायतों के जो सदस्य होते हैं उनका भी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। ऐसे ही पंचायत समिति के जो प्रमुख है उनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, यानी कि जो सदस्य होते हैं वो सदस्य मिलकर अपने में से एक जने को
प्रमुख बना देते हैं पंचायत समिति का। और पंचायत समिति के जो सदस्य उनका प्रत्यक्ष रूप से होता है। ऐसे ही जिला परिषद में निर्वाचन व्यवस्था देख लेते हैं। तो जिला परिषद के अध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना और इस तरह से डायग्राम वगैरह बना के आओगे तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना, इसको याद कर लेना, लिख लेना। कुछ प्रमुख अनुच्छेद देख लेते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं दी गई है पंचायती राज की। अनुच्छेद 243 तय राज्य निर्वाचन आयोग के लिए के द्वारा पंचायतों का चुनाव करवाया जाएगा। ध्यान दो, भारत में जो पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है? ये राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग नहीं करवाता, ये करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। ध्यान रखना। अनुच्छेद 243 च में क्या लिखा है? इसमें सदस्यों की योग्यताएं निर्धारित की गई, जैसे कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और उसका नाम निर्वाचन नामावली में होना चाहिए, यानी कि वहाँ की जो लिस्ट निकलती है जो वोट डालने के लिए एलिजिबल है तो उस लिस्ट में नाम होना चाहिए, वही पंचायतों का चुनाव लड़ सकता है। अनुच्छेद 243 अड में क्या लिखा गया है? इसमें पंचायतों का कार्यकाल 5 साल निर्धारित किया गया है, लेकिन समय से पहले ही इसे राज्य सरकार द्वारा विघटित यानी कि भंग किया जा सकता है। जैसे कि किसी पंचायत ने भ्रष्टाचार कर दिया, ठीक है, पैसे खा गए, तो वहाँ की जो ग्राम सभा होती है, पंचायत समिति, उनको भंग किया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन विघटन के 6 माह के अंदर चुनाव करवाने जरूरी होंगे। वहाँ पर निर्वाचन शेष कार्यकाल के लिए होगा। जैसे कि मान लो 5 साल का कार्यकाल था ग्राम पंचायत का, लेकिन 2 साल में वो विघटित अथवा भंग कर दी गई तो बचे 3 साल, तो 3 साल के लिए ही निर्वाचन किए जाएंगे। फिर 3 साल खत्म होते ही वापस से नई ग्राम पंचायत के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। तो ये मतलब है इसका। 6 माह से कम में निर्वाचन नहीं होगा। मतलब कि जैसे कि 5 साल पूरे होने में 6 महीने ही बचे थे और भ्रष्टाचार हो गया, लेकिन भंग तो हो गई वो, लेकिन वहाँ पे कुछ चुनाव नहीं होंगे क्योंकि 6 महीने से कम समय बचा था ग्राम पंचायत का कार्यकाल होने में, पूरा होने में। अनुच्छेद 243 ग में क्या लिखा है? SC ST व महिलाओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राज्य सरकार चाहे तो इन सीटों को बढ़ा भी सकती है। SC ST हेतु जनसंख्या के आधार पर उनकी सीटें आरक्षित की जाएंगी, यानी कि फिक्स की जाएंगी। राज्य सरकार अगर चाहे तो OBC के लिए भी जो जनसंख्या के आधार पर उनकी सीटें आरक्षित कर सकती है। ना सिर्फ SC ST, ना सिर्फ महिलाएं, OBC के लिए भी दोस्तों सीटें फिक्स हो सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश में व्यवस्था लागू है फिलहाल। पंचायतों की शक्तियाँ कार्य थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पंचायतें अपने लोगों के लिए आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय योजना तैयार करती है। जन कल्याण के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करती है। पंचायतों के पास रोजगार के अवसर प्रदान करने और संबद्ध क्षेत्रों में विकास संबंधी गतिविधियां शुरू करने की शक्ति होती है। तो 20 नंबर का सवाल कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये जो ग्रामीण स्थानीय निकायों को कौन कौन सी शक्तियाँ दी गई है संविधान के द्वारा, मतलब ये क्या काम कर सकती हैं, ये भी आप 20 नंबर में लिख के आ सकते हो अगर आपको पेज भरने का शौक है तो। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 29 विषय शामिल किए गए हैं, जैसे कि जो ग्राम पंचायत समिति या फिर जिला परिषद जो होती हैं उनके क्या काम हैं वो बताए गए हैं। पहला काम है कृषि एवं कृषि विस्तार। दूसरा भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण यानी कि लैंड एक्वाजिशन, जमीनों को मतलब अधिग्रहण करना। मृदा संरक्षण यानी कि मिट्टी को बचाना। लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जलाशय विकास। पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन। 5वां काम है पंचायतों का मछली पालन। 6वां सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी। सामाजिक वानिकी मतलब समाज के लोगों के बीच में अच्छे संबंध स्थापित करना। फार्म वानिकी मतलब पेड़ पौधे वगैरह, जंगल वगैरह लगाना। इसके अलावा लघु वन उत्पाद, जंगल से जो शहद, तेंदू के पत्ते, लकड़ियाँ वगैरह मिलती हैं उनको माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। इसके अलावा लघु उद्योग जिसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री शामिल होती है वो भी पंचायतों का काम है उनको देखना। इसके अलावा खादी ग्राम और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन, चारा, सड़क, पुल निर्माण, जल निकासी, घाट निर्माण व आवागमन की अन्य व्यवस्थाएं बनाना भी पंचायतों का काम होगा, उनका अधिकार होगा ये। ग्रामीण विद्युतीकरण यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करना, बिजली वितरण करना, गाँव के अंदर बिजली के तार वगैरह लगवा देना। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों को विकसित करना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाना। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा। 18वां काम है तकनीकी प्रशिक्षण, वोकेशनल शिक्षा, जिससे लोगों को, युवाओं को रोजगार मिल सके। सिलाई के काम सिखा देना, किसी को कंप्यूटर सिखा देना। प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा, जैसे कि कोई 60 साल से ऊपर कोई व्यक्ति होगा, पढ़ना चाहता है, दूसरी पास था तो दोस्तों पढ़ सकता है, ठीक है, ये भी पंचायतों की जिम्मेदारी। एक पुस्तकालय का निर्माण करना। सांस्कृतिक गतिविधियाँ, बाजार और मेले। स्वास्थ्य एवं सफाई, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं डिस्पेंसरी। परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास को आगे बढ़ाना। साथ ही समाज कल्याण, जिसमें मानसिक रोगियों और विकलांगों की मदद हो। इसके अलावा 27वां
काम होगा पंचायतों का? SC ST वर्गों का कल्याण करना, जन वितरण व्यवस्था और सामुदायिक संपत्तियों का रख रखाव करना शामिल होगा। ये सब काम पंचायतों के 29 विषय टोटल हैं। अब आगे दूसरा सवाल देखते हैं। 220 नंबर का आता है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को विस्तार से बताएं। तो पंचायतों के बारे में तो पढ़ चुके हैं। अब शहरों के स्तर पे भी 3 संस्थाएं होती हैं। तो शहरी स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा देने हेतु यह अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम को राष्ट्रपति से मंजूरी 20 अप्रैल 1993 को मिली तथा यह 1 जून 1993 को लागू हुआ था। आपको पता है कि जब संसद में कोई भी विधेयक आता है वह कानून का रूप कब लेता है? जब राष्ट्रपति उसको अंतिम रूप से साइन कर देता है। तो राष्ट्रपति ने साइन इस अधिनियम पे, इस एक्ट पे 20 अप्रैल 1993 किया तथा पूरे देश में 1 जून 1993 को लागू हुआ था। इसका मतलब ये है। अरे आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा? और आ रहा है ना तो एक कमेंट कर देना यार, ठीक है। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया तथा 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें 18 विषयों को जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 तय से लेकर 246 यह में भी 6 नए अनुच्छेद जोड़े गए। महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं बताई गई। अनुच्छेद 243 फ में योग्यताएं बताई गई है, जैसे कि जो नगर पंचायत या नगर परिषद या नगर निगम में कोई भी चुनाव वगैरह लड़ रहा है, ठीक है, तो उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, उसका निर्वाचन नामावली में नाम होना चाहिए। अनुच्छेद 243 प में क्या है? कार्यकाल के बारे में है। कार्यकाल 5 साल का होता है। शहरी निकायों को कार्यकाल 5 साल का होता है। शहरी निकायों का कार्यकाल 5 साल का होता है। जैसे नगर निगम 5 साल के लिए बनती है, लेकिन समय से पहले भी इन्हें विघटित या भंग किया जा सकता है। जैसे कोई भ्रष्टाचार का संगीन आरोप लग गया है, विघटन के 6 माह के भीतर इसके चुनाव करवाने अनिवार्य हैं। पंचायतों की तरह सेम नियम है। अनुच्छेद 243 नए में क्या लिखा है? इसमें महिलाओं हेतु 33% आरक्षण का प्रावधान है तथा SC ST को भी जनसंख्या के आधार पर उनको आरक्षण मिलेगा। तो SC ST और महिलाओं को दोनों ही संविधान संशोधनों में आरक्षण प्रदान किए गए हैं। 73 और 74 में दोनों में कुछ सेम पॉइंट है। अनुच्छेद 243 में क्या है? शहरी निकायों के वित्तीय स्थिति की जांच हेतु प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग बनेगा। इसका गठन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, ठीक है। एक वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन भी बनेगा। वो चेक करेगा किस शहर को कितने पैसे देने, किस नगर निगम, किस नगर परिषद को कितना पैसा देना है। नगरीय शासन दोस्तों 3 टाइप का होता है। पंचायतों की तरह नगर पंचायत है ना, नगर पंचायत सबसे छोटी होती है। फिर जहाँ पर ज़्यादा आबादी रहती है, 40,000 से ज़्यादा, नगर पालिका परिषद उसको बना दिया जाता है उस इलाके को। और नगर निगम है ना, लाखों करोड़ों की जनसंख्या अगर कहीं पे रहती है, नगर निगम वो इलाका कहलाता है। नगर पंचायत के चुनाव निर्वाचन देख लेते हैं। इसके अध्यक्ष को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसके सभासद, जो इसके सदस्य होते हैं ना नगर पंचायत के, उसको सभासद कहते हैं। तो सभासद का प्रत्यक्ष रूप से, ऐसे ही नगर पालिका परिषद का जो अध्यक्ष होता है प्रत्यक्ष रूप से, और इसके सभासद को प्रत्यक्ष रूप से। ऐसे ही नगर निगम में निर्वाचन व्यवस्था देख लेते हैं। नगर निगम के जो अध्यक्ष होता है उसको मेयर कहते हैं। मेयर का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, यानी कि आप लोग खुद जाकर वोट दे के आते हो। सभासद को भी प्रत्यक्ष रूप से आप चुनते हो, ठीक है। ये सब नगरीय शासन मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। आज के बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी ना। बहुत अच्छे से लिखा है यार, बहुत मेहनत भी लगता है इन सब में लिखने में। नगरीय निकाय में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, आप ध्यान दो। पहला तो निर्वाचित सदस्य जो जनता ने चुने। दूसरा होता है पदेन सदस्य। तो पदेन सदस्य कोई भी हो सकता है, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य। जैसे कि मैं आपको बताऊं, लखनऊ नगर निगम में जो निर्वाचित सदस्य जो जनता ने चुने वो तो बैठेंगे मीटिंग में, लेकिन लखनऊ का जो लोकसभा जो सदस्य है वो भी उन मीटिंगों में शामिल होगा, वो भी पदेन सदस्य कहलाता है। इसके अलावा इन स्थानीय निकायों में मनोनीत सदस्य भी होते हैं, उनको राज्यपाल चुनता है। और इनको मतदान देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार नहीं होता मीटिंगों में नमोनीत सदस्यों को, जिनको राज्यपाल चुनता है। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र सरकार उन क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्र बनाती है जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 5,000 हो, 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी हो, जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 हो। जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं? 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो किस इलाके को ये नगर पंचायत कहा जाएगा, वो सब यहाँ पे क्राइटेरिया लिखे हैं। केंद्र सरकार ने क्राइटेरिया डिसाइड किए हैं। कुछ फैक्ट देख लो, आप तथ्य देख लो, याद कर सकते हो, कंपटीशन एग्जाम के लिए ज़रूरी होते हैं। बम्बई व कलकत्ता में नगर निगम 1726 ईस्वी में स्थापित हुआ। भारत का पहला नगर निगम मद्रास में 1688 ईस्वी में स्थापित हुआ था, ध्यान दो।
आगे चलते हैं दोस्तों, शहरी निकायों को क्या काम बताए गए हैं, उनकी शक्तियां किस तरह से होती हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 18 विषय जोड़ दिए गए, जैसे कि पहला विषय यानी कि इनके काम क्या होंगे, शहरी योजना, टाउन प्लानिंग बनाना, कहाँ पे हॉस्पिटल, कहाँ पे मेट्रो वगैरह बनेगी, कहाँ पे अस्पताल बनेंगे। दूसरा, भू उपयोग पर नियम बनाना। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना। चौथा है रोड एवं पुल बनाना। पांचवा, घरेलू औद्योगिक एवं व्यावसायिक उद्देश्य के लिए जल आपूर्ति करना। जन स्वास्थ्य, स्वच्छता व ठोस मृदा प्रबंधन। सातवां है अग्नि सेवाएं। शहर वानिकी यानी कि शहरों के अंदर पेड़ पौधे लगाना, साफ सफाई का ध्यान रखना, पर्यावरण की सुरक्षा एवं परिवेश को बढ़ावा देना। ये भी किसका काम होगा, शहरी निकायों का। तो शहरी निकाय 3 टाइप के होते बताए थे मैंने, है ना। नगर पंचायत, नगर पंचायत से बड़ी नगर परिषद, उससे बड़ी नगर निगम। तो ये इनके काम हैं। समाज के कमजोर वर्गों जैसे SC ST महिलाओं के हितों की रक्षा करके विकलांग और मानसिक रोगियों का कल्याण करना भी इनका काम होता है। झुग्गी बस्तियों को ठीक करना, सुधार करना, गरीबी हटाना शहरों में। 12वां काम है पार्कों का निर्माण, मॉडर्न खेलकूद का सामान यानी कि ओपन जिम लगा देना पार्कों के अंदर, ठीक है। 13वां काम होता है इनका सांस्कृतिक व शैक्षिक व नैतिक पहलुओं को बढ़ावा देना, ठीक है। इसके अलावा शमशान घाट, कब्रिस्तान, विद्युत शवदाह का निर्माण करना, मवेशियों के लिए तालाब बनाना व जानवरों के विरुद्ध हिंसा को रोकना, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करवाना, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप व जन सुविधाओं का निर्माण करना, ये भी शहरी निकायों का काम का होता है। इसके अलावा कसाई घर बनाने, कानून बनाना भी इनका काम होता है। आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों, ये सवाल आ सकता है, जिला योजना समिति या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज। तो इन समितियों का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ZD के तहत किया गया है। इनके कुछ काम देखो, जिला योजना समितियों के काम। जिले के लिए विकास योजना तैयार करना, पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एक साथ जोड़ना, कृषि बुनियादी ढांचा, जलग्रहण विकास, महिला एवं बाल देखभाल, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्र में योजना बनाना, उपलब्ध संसाधनों के बीच समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन बिठाना। जिला योजना समिति का सभापति जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। ये कुछ फैक्ट हैं इसके। जिला विकास समिति या जिला योजना समिति के जो 80% सदस्य होते हैं निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। अब दोस्तों लास्ट एक टॉपिक पढ़ते हैं, स्थानीय निकायों की कार्य प्रणाली। तो किस तरह से काम करते हैं स्थानीय निकाय, वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें ग्रामीण स्तर पे बात करेंगे, शहरी स्तर पे भी अपन बात करेंगे। राज्य सरकार स्थानीय निकायों पर नियंत्रण रखती है, क्योंकि सरकार राज्य सरकार स्थानीय निकायों के प्रस्तावों को संशोधित या बदल सकती है अथवा अस्वीकार कर सकती है। राज्य सरकार स्थानीय निकायों के सदस्यों को कुछ परिस्थितियों में हटा भी सकती है। किसी ने भ्रष्टाचार कर दिया, किसी ने बलात्कार, मर्डर जैसी घटनाएं कर दी, तो उसको हटाया जा सकता है। राज्य सरकार के द्वारा सरकार इन निकायों को भंग भी कर सकती है। पंचायतें अपनी वार्षिक योजनाएं तैयार करती हैं। ग्राम सभा महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करती है। पंचायतें भी कर यानी टैक्स लगा सकती है, टैक्स को कलेक्ट कर सकती है। पंचायतें अपना वार्षिक बजट तैयार करती हैं। पंचायतें उन लाभार्थियों का चयन करती है जिन्हें कल्याणकारी योजना का लाभ मिला है। तो मान लो कोई विकलांग व्यक्ति है, ठीक है। अब गांव में कितने विकलांग व्यक्ति है, किसको मतलब इस योजना का लाभ मिलना, उनको सिलेक्ट करने का काम पंचायतें करती हैं। ग्राम सभाओं का निष्पक्ष और ईमानदारी से कार्य करना स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक होता है। अनेक बार पंचायतों के जो SC ST OBC जो प्रतिनिधि सदस्य होते हैं, उनको कई बार गांव के दबंग जो लोग होते हैं, तगड़े लोग, है ना, उनको दबाने की कोशिश करते हैं और काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। कई बार SC ST OBC के जो कई बार सरपंच बन जाते हैं, कई बार सदस्य बन जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम ही है। स्थानीय निकाय के सदस्य व प्रधान भी विधायकों और सांसदों से जुड़े होते हैं। जैसे कि गांव का जो सरपंच होता है वो भी अपने इलाके का विधायक से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि विधायक को भी यही आस रहती है कि इस इलाके के वोट हैं वो हमें लोग दें। तो सरपंच और विधायक मिले रहते हैं, ठीक है। और ये विकास के काम भी करवाते हैं, तभी तो जनता इनको चुनती है वापस से। भविष्य में लोग उन्हीं विधायकों व सांसदों को वोट देते हैं जिन्होंने इनके क्षेत्र में काम करवाएं तथा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाया है। स्थानीय निकायों के मुखिया अथवा प्रधान भी आगामी समय में विधायक बनने हेतु लोगों का जन समर्थन हासिल करते हैं। जैसे कि गांव का सरपंच भी चाहता है मैं अच्छे काम करूंगा तो आने वाले दिनों में मैं विधायक बन सकता हूं, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का। शहरी स्थानीय निकायों के भी अलग अलग विभाग बने होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट। जैसे कि दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग है, जल संसाधन विभाग है, ठीक है, परिवहन विभाग है, ये दिल्ली सरकार के विभाग हैं, ठीक है, दिल्ली निगम के नगर निगम के। इन विभागों, इन डिपार्टमेंट के जरिए वे जनता को फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाते हैं। इन सुविधाओं पर वे टैक्स भी लगाते हैं। शहरी निकायों के मुखिया सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन करके जनता की समस्याओं को हल करते हैं। इस हेतु शहरी निकाय सर्वे वगैरह करवाते हैं।
स्थानीय निकायों के सामने आज चुनौतियां क्या क्या हैं। पहली बात, फंडिंग की कमी है, पैसों की कमी होती है इनके पास में। महिलाओं व SC ST OBC वर्ग की उचित भागीदारी सुनिश्चित न कर पाना। इसके अलावा कर्मचारी व बुनियादी ढांचे की कमी भी एक बड़ी समस्या है। वित्तीय शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा, राज्य वित्त आयोग व जिला योजना समिति द्वारा सही से काम नहीं कर पाना। तो दोस्तों ये कुछ चैलेंज या कुछ चुनौतियाँ आप लिख के आ सकते हैं, ठीक है। अपने आंसर को बेटर बनाने के लिए हमने देखा कि स्थानीय निकाय कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यह चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। हैप्पी एंडिंग इस चैप्टर की होती है। और अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कर देना, बहुत पसंद आया तो कमेंट कर देना, और भी बहुत ज़्यादा पसंद आया यानी कि बहुत बहुत, तो उसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के सामने, ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ सके। आई होप दोस्तों मेरी मेहनत आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप भी इस तरह से नोट्स बनाते रहें और सीखते रहें। कीप लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।